नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के इस खास पेशकश में। और आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन की, जिसके लिए नसरुल्लागंज के ग्राम बचगांव में हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान के तौर पर मनोज पटेल जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन। नमस्कार। तो मनोज जी, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन की। मैं समझना चाहूँगा, यदि शुरुआती दौर की हम बात करें तो बकरी पालन के व्यवसाय में कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा और उसके बाद किस तरीके से आप लगातार आगे बढ़ते चले गए। जी, जैसा कि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय को आरंभ करने में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आती ही है। तो निसंदेह बकरी पालन व्यवसाय को भी शुरू करने में कठिनाइयाँ तो आती है। इसकी जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो सामाजिक रूप से जुड़ी हुई है। जैसे कि बकरी पालन व्यवसाय को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक निम्न वर्गीय लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य समझा जाता है। इसलिए जो गांव के गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं वही इसे अमूमन हमेशा से करते आए हैं। तो जब इसे हमने व्यावसायिक तौर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया और जब बकरी पालन व्यवसाय हमारे अपने खेतों पर शुरू किया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी बात की आई कि हमें सभी लोगों ने इस बारे में आकर टोका जी कि आप जैसे बड़े किसान हैं तो आपको इस तरह के काम करने की क्या आवश्यकता है। जबकि बकरी पालन व्यवसाय अन्य किसी भी व्यवसाय की तरह किसान के लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया है। इसी सोच के साथ हमने भी उसे हमारे खेत में प्रारंभ किया था। जी, चलिए, ये तो आपने शुरुआती दौर की बात कही है, लेकिन अब यदि हम बात करें नस्लों की तो बकरियों की कौन कौन सी नस्ल होती है और किसानों के लिए सबसे बेहतर नस्ल बकरियों की आखिर कौन सी होती है। जी, अमूमन बकरी पालन व्यवसाय दुग्ध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए हमें बर्बरी नस्ल की बकरी पालना चाहिए और मांस उत्पादन के लिए हमें सिरोही नस्ल, जमुनापारी नस्ल इत्यादि का चयन करना चाहिए। जी, इसके अलावा यदि हम ये बात करते हैं, मौसम परिवर्तन की बात कर लें तो ये भी देखा जाता है कि बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। आखिर शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कैसे एक किसान ये पहचान सकता है कि शुरुआती दौर में बकरियों को समस्या आ रही है? क्या कोई लक्षण देखने को मिलते हैं शुरुआती दौर में? जी हाँ, जैसा कि अमूमन हम इंसानी शरीर में देख पाते हैं, शरीर का गर्म होना या जुकाम हो जाना या छींके आना, ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी पशु से निकटता रखने पर उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अब यह पूर्णतया स्वस्थ न होकर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो चुका है। हमें आवश्यकता होती है कि उसकी बीमारी की हम सटीक पहचान करें और विशेषज्ञ से सलाह लेकर उस बीमारी का हम संपूर्ण इलाज कराएं। जी, यदि हम बात करें बकरियां बीमार होती हैं, इसके बाद चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो क्या वक्त वक्त पर परामर्श भी लिए जाते हैं ताकि सही उत्पादन भी मिल सके? जी हाँ, इसके बगैर किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक संचालन संभव ही नहीं है। तो हम हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र नसरुल्लागंज से संपर्क में रहते हैं। वहाँ के डॉक्टर और उनसे जुड़े हुए जो अन्य कर्मचारी हैं वे समय समय पर हमारे खेतों में आकर इन बकरियों का टीकाकरण करते हैं। उनके बीमार होने की अवस्था में वे उनका उपचार करते हैं। दवाएं वगैरह वो भी उपलब्ध करवाते हैं। कई बार बाज़ार से हमें भी दवाओं की खरीदी करके रखना होती है। जी, बकरियों से यदि दूध उत्पादन के व्यवसाय की हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जो आहार बकरियों को दिया जाएगा उसके मुताबिक ही बेहतर से बेहतर उत्पादन मिल सकता है। आहार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या कुछ खास रखते हैं आहार में बकरियों के लिए? आहार तो निश्चित रूप से चाहे दुग्ध उत्पादन हो चाहे मांस उत्पादन हो, दोनों ही स्थितियों में आहार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, लवण ये सारे भरपूर मात्रा में मिले, इसके लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जिसमें हम दाने, भूसे, हरे चारे इनका सम्मिश्रण करके जब बकरियों को डालते हैं तो उनका नियमित रूप से बढ़ोतरी होती रहती है। जी, इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अब यदि हम बात करते हैं बकरियों की तो ये भी देखा जाता है कि काफ़ी सारी बकरियां एक ही जगह पर इकट्ठी रहती हैं। तो क्या इस बात को भी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर एक जगह पर कितनी बकरियों को हम एकत्रित कर सकते हैं? क्या इसकी कोई निश्चित संख्या है?
जी हाँ, जगह का ख्याल तो जानवरों की तादाद के आधार पर रखा ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक छोटे से क्षेत्रफल में उस क्षेत्रफल की क्षमता से अधिक जानवरों को रख देंगे तो उनके आपस में साथ में रहने की वजह से बीमार पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा समुचित रूप से चलने फिरने की जगह या उनको एक सही जगह का बंदोबस्त नहीं मिलने पे जो बढ़ोतरी उनके वजन में या आकार प्रकार में होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो जगह का तो निश्चित रूप से महत्व है। जी, इसके अलावा साफ़ सफाई की हम बात कर लें, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में बकरियां इकट्ठी भी हो जाती हैं, तो साफ़ सफाई को देखते हुए क्या प्रयास करते हैं किसान भाई? जी, साफ सफाई तो इनकी दैनिक रूप से सबसे पहले तो जिस जगह पे हमने बकरियों को बांधने रोकने का जो बाड़ा बनाया हुआ है उस जगह हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे उनका मल मूत्र इकट्ठा न हो और वो सुचारू रूप से वहाँ से बाहर निकल जाए। अत्यधिक गीला होने की वजह से बकरियों में बीमारी का पनपना स्वाभाविक बात होती है। तो जिस जगह पर बकरियों को रखा जाता है, क्या ऋतुओं के मौसम जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है उसके आधार पर उस जगह में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन किए जा सकते हैं? जी हाँ, जैसे बारिश आने पर जो बाड़ा हम ग्रीष्म ऋतु में जिस बाड़े को हमने खुला रख छोड़ा था उसी बाड़े को बारिश आने पर हमें ढांकना होता है ताकि बारिश की नमी उनके बाड़े में प्रविष्ट न हो पाए और सूखापन बना रहे। ठीक इसी तरह से जब ठंड का मौसम आता है तब उसी बाड़े में हमें तापमान वृद्धि के लिए कुछ अन्य उपाय अपनाने होते हैं। ये ध्यान हमें हमेशा अलग अलग ऋतुओं में रखने पड़ता है। जी, इसके अलावा एक बड़ा साधारण सा सवाल ये भी सामने आ रहा है किसान भाइयों का, बकरी पालन से पहले क्या किसान भाइयों को सीखना चाहिए, क्या किसान भाइयों को प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर उत्पाद मिल सके किसान भाइयों को? ये बात तो न सिर्फ बकरी पालन बल्कि किसी भी जगह पे काम आती है कि जब आप प्रशिक्षित होकर किसी कार्य को करते हैं तो सफलता की दर कई गुना बढ़ जाती है। बकरी पालन में भी प्रशिक्षण लेके किया गया कार्य निसंदेह सफलता के प्रतिशत को बढ़ावा देता है। बकरी पालन को देखते हुए कई किसान भाई आपके पास आते होंगे, सवाल आपसे करते होंगे, जिस तरह से आपका व्यवसाय आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ सवाल रहते हैं किसान भाइयों के? किसान भाइयों के अधिकतम सवाल तो इसी बात से जुड़े होते हैं कि हमें किन नस्लों का चयन करना चाहिए। अगर हम किसी विशिष्ट नस्ल को चयनित कर चुके हैं तो इनके शुद्ध नस्ल वाले जानवर हमें कहाँ से उपलब्ध होंगे। हमें उन संस्थाओं के नाम पता होने चाहिए कि जहाँ से ये शुद्धता के साथ मिलते हैं किसानों को। और फिर जो खिलाई पिलाई है, इनकी देख रेख है या इनका बाज़ार है कि ये कैसे बिकेंगे, किस आधार पे इनकी बिक्री होना चाहिए, ये अमूमन यही प्रश्न होते हैं किसानों को। जी, इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर बतख भी हैं। बतख के विषय में कुछ बताइए कि ये बतख पालन जब से आपने शुरुआत की है उसके बाद क्या कुछ समस्याएं आपके सामने हुई, और यदि कोई किसान भाई बतख पालन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? जी, बतख पालन व्यवसाय के तौर पे हमने इसे हमारे यहाँ पे शामिल नहीं किया था। ये अलग बात है कि अब यह व्यवसाय के रूप में तब्दील हो चुका है। सबसे पहले तो हमने शौकिया तौर पे ही बतखें पाली थी। इनकी प्रजनन दर इतनी अधिक है और ये इतने आसानी से बढ़ने वाली चीज़ें हैं कि आगामी 2 वर्षों में ये हमारे यहाँ पे बहुतायत से इकट्ठी हो गई थी और इन्हीं के साथ में लोग बागों की पूछताछ शुरू हो गई थी कि ये आप बेचेंगे क्या। तो इस तरह से इनकी बिक्री शुरू हो गई है जो अब नियमित रूप ले चुकी है। अमूमन हम करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये की बतखें प्रति वर्ष बेच देते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये माना जा सकता है कि किसान भाई बकरी पालन के साथ साथ यदि दूसरे पशुओं को भी पालने की कोशिश कर सकते हैं तो उसमें सफल हो सकते हैं। अब बतख पालन के लिए सावधानियां क्या रखनी चाहिए? बतख पालन उस कृषक ने नहीं करना चाहिए जो अपने खेती में सब्जियों की खेती करता हो, क्योंकि अधिकांशतया जो रोपनी तैयार होती है कृषकों के यहाँ जो सब्जी वर्गीय खेती करते हैं उस रोपनी को नष्ट कर देती है बतखें। इसके अलावा मुझे अन्य कोई नुकसान इनके द्वारा खेत में किया गया नज़र नहीं आया, बल्कि कई बार तो ये देखा गया है कि खेतों में जो खरपतवार उगाती है उन खरपतवार को खा के बतख उन खरपतवारों को नष्ट कर देती है और इस प्रकार से किसान के लिए सहयोगी सिद्ध होती है। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि खेत को तैयार करने में बतख अपना सहयोग प्रदान करती है। जी हाँ,
कृषक मित्र भी साबित होती है। इसके अलावा सावधानियों की हम बात करें, बीमारियों से आखिर बतखों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ जाती है। जी, अमूमन अभी तक के 5 साल के अवधि में यह देखा गया है कि किसी खास गंभीर रोग से परेशान होकर बतखों की मृत्यु नहीं होती है। यह सिर्फ जब तापमान में अचानक बहुत तेज परिवर्तन होता है, जैसे लू का चलना या फिर पाले का पड़ जाना, ऐसी स्थिति में फिर इनको ये मर जाती है और हम इनकी रोकथाम उस वक्त में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें अमूमन मौसम की जानकारी होती नहीं है। जी, तो बिल्कुल लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बकरी पालन के साथ साथ बतख पालन को भी लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और पूरी ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसान भाइयों तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो बहुत बारीकी से पहुंच रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नसरुल्लागंज के ग्राम बचगांव में हमें मौजूद हैं और हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान के तौर पर मनोज पटेल जी मौजूद हैं और बकरी पालन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। मनोज जी, इसके पहले हमने बकरी पालन से लेकर बतख पालन की बातचीत की। ऐसे किसानों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो बकरी पालन करना चाहते हैं? जी, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर वे अपने कमाई के लिए अन्य साधन ढूंढ रहे हैं तो निश्चित रूप से बकरी पालन व्यवसाय को अपनाएं, क्योंकि यह सबसे कम खर्चे में शुरू होने वाला उद्यम है। इसके साथ ही इनमें बीमारियों का लगना, इनकी मृत्यु दर न्यूनतम होना, ये सारी चीज़ें कम हैं और फायदे की संभावनाएं ज़्यादा है। वर्ष भर में एक बकरी 2 बार बच्चों को जन्म देती है, इस लिहाज से किसान साल भर में 2 बार इनसे पैसे प्राप्त कर सकता है। साथ ही इनके पालन पोषण में जो हमारे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको हम खरपतवार मानते हैं या कटीले झाड़ पेड़ पौधे, ऐसी वनस्पतियों की उपयोगिता है इनके पालन पोषण के इसमें। तो हमें इन वृक्षों को काट छाट कर फेंकना भी नहीं पड़ेगा और इनकी मदद से, सहयोग से हम बकरी पालन हमारे खेतों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो क्या ये माना जाए कि शुरुआती दौर में जो किसान भाई कम लागत से ज़्यादा पूंजी अर्जित करना चाहते हैं, इस व्यवसाय की ओर आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं। आजकल गवर्नमेंट की एक स्कीम है 10+1 के नाम से जानी जाती है, जिसमें 10 बकरियों और 1 बकरे को खरीदने के लिए करीबन 80,000 रुपये का ऋण बैंक के माध्यम से मुहैया कराया जाता है और 30,000 रुपये की सब्सिडी शासन के द्वारा इस उद्यम के लिए दी जाती है। तो जब एक कृषक 10 बकरियों के साथ अपना उद्यम शुरू करता है तो उसके साल भर में ही लाख रुपए कमाने के चांसेस बनते हैं। तो उसने इस काम को जरूर करना चाहिए और बहुत कम क्षेत्रफल में इनका रखरखाव हो जाता है। कई बार तो ऐसे लोगों के पास भी बकरियां देखी है जिनके पास जगह ही नहीं होती है, वो तो सड़कों पे चराने के लिए ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में
इनको गरीबों की गाय कहा गया है तो कोई गलत नहीं कहा गया। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि इनकी सुरक्षा की और हम बात करें तो सुरक्षा के लिए क्या किसान भाई कर सकते हैं? बकरियों को रखने का स्थान है, वहाँ पर भी कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता है और ऋतुओं में जब हेरफेर होता है तो क्या ये माना जा सकता है जो दुग्ध उत्पादन है वो कहीं प्रभावित होता है? जी हाँ, दुग्ध उत्पादन और सारी चीज़ें जो मौसम का परिवर्तन होता है उसमें प्रभावित होता ही है। और चूँकि आजकल मौसम में इतना अनिरंतरता है कि उसकी वजह से इस चीज़ को मेंटेन करना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हम कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, हम सिर्फ तात्कालिक क्रियाएं कर सकते हैं जो उस वक्त पे हमारे सामने आके खड़ी होगी। इसके अलावा एक बार फिर मैं आहार की बात करना चाहूँगा। आहार को लेकर किसान भाई क्या करें बकरियों के लिए? कौन सा मुख्य आहार है? क्या बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर आसानी से बीज या इसके अलावा जैसे विटामिन या प्रोटीन्स की आपने बात की, तो क्या ये बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं? जी हाँ, अमूमन हम जो देखते हैं दाल मिलों पे प्रोसेसिंग के बाद जो दालों के छिलके निकलते हैं, तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, इनके छिलकों को क्रय करके हम हमारे यहाँ भंडारित कर सकते हैं और उन छिलकों को समय समय पे निश्चित मात्रा में बकरियों को खिलाने से उनमें प्रोटीन की और अन्य तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। साथ ही हमारे खेतों में खड़े हुए बमूल, खेजड़ी, ऐसे ही अन्य कटीले वृक्षों की डालियाँ काटकर उनके पत्ते खिलाकर हम इन सारे तत्वों की आपूर्ति बकरियों में कर सकते हैं। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन की एक बार फिर मैं बात करना चाहूँगा। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी बकरियों का चयन करना चाहिए, ख़ास तौर पर नस्लों की हम बात करें तो? जी हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि बर्बरी नस्ल से अच्छी दुग्ध उत्पादन के लिए कोई भी बकरी नहीं है। बर्बरी नस्ल का ही चयन करना चाहिए किसान ने अगर वो दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से बकरी पालन कर रहा है। और बर्बरी नस्ल की जो बकरियां हैं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और ज़्यादा उत्पादन के लिए किसान भाई क्या प्रयास कर सकते हैं? जी हाँ, उनके आहार को हमेशा ध्यान में रखें, नियमित समय पे उनका आहार उन्हें उपलब्ध कराएं, साथ में टीकाकरण निश्चित रूप से कराते रहें समय समय पे। यह अति आवश्यक बात है बकरी पालन के लिए। आहार की नियमितता भी एक मैटर है, साफ सफाई का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बकरी फार्म की, तो एक किसान बकरी फार्म आखिर कैसे बना सकता है और इसके लिए कौन सी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता रहती है? ये बकरी फार्म बनाना इस बात पे तय करता है कि किसान ने उसे किस मकसद से फार्म बनाना चाहता है। एक्चुअल में अपन ने चर्चा की कि दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है जी, मांस उत्पादन के लिए बकरियों का पालन किया जा सकता है, लेकिन इनसे अलग हटके एक चीज़ और है जो बकरी उत्पादन के लिए किसान को प्रेरित कर सकती है कि शुद्धता, ब्रीडर की मांग, अलग अलग नस्लों की शुद्धता वाले पशुओं की मांग जो बाजार की है उन्हें सुनिश्चित करने के लिए एक नर्सरी किसान डेवलप कर सकता है, जिसमें वह अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकता है। प्रामाणिकता के साथ वो अपने यहाँ के पशुओं को कम उम्र में बाजार में बेच सकता है उन कृषकों को जो बकरी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं। जैसा कि फर्म की आपने बात कही, लेकिन क्या किसान भाई फर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं? क्योंकि ये भी देखा गया है कि जानकारी का अभाव रहता है किसान भाइयों को, जिसके चलते जितना फ़ायदा या जितनी पूंजी उन्हें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे बीज की उपलब्धता। तो बीज की उपलब्धता के लिए बीज समूह, समितियाँ, उनका जो एक सर्टिफिकेशन होता है, सारी प्रोसेस से गुजरना होता है उन्हें, तब जाके बीज की शुद्धता एक सरकार के माध्यम से निश्चित की जाती है कि हाँ ये बीज प्रामाणिक है। तो हम जानते हैं कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर कृषक ऐसा नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से जो ये नस्लों की शुद्धता वाली बात हमने की है, इसके लिए भी निश्चित रूप से हर जिले में आपको कोई एकाध ही फर्म ऐसी मिलेगी जहाँ पे ये कार्य किए जाते हैं जी। लेकिन यही बात इसकी विशेषता भी है कि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अगर और भी किसान इस चीज़ को लेके चले हैं, मांस उत्पादन के लिए ना करें, अच्छी ब्रीडर नस्ल अपने खेतों में तैयार करें, तो उनकी लाभ की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ जाती है।
तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सफल यदि बकरी पालन करना है तो कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी और उन्हीं सावधानियों के आधार पर आप बकरी को अच्छी तरह से पाल सकते हैं और इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपसे बकरी फार्म की बात करना चाहूँगा। कई बार आप गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा, तो बुनियादी सुविधाएँ आखिर क्या कुछ होती हैं बकरी फार्म में? जी, बकरी फार्म में हम लोगों ने ये देखा है कि वहाँ पे लगभग हर आयु वर्ग के जो जानवर होते हैं उन्हें अलग अलग बाड़ों में रखा जाता है। तो एक सामान्य बकरी पालन का जो होता है उससे उन्हें जगह की जो आवश्यकता होती है वो कहीं अधिक होती है। हम अमूमन हमारे बाड़ों में सभी जानवरों को एक ही साथ रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने शुद्धता का समीकरण देखा वहाँ पे हमने पाया कि 3 माह के उम्र के बच्चे अलग रखे गए हैं, नर अलग रखे गए हैं, मादाएं अलग रखी गई है जी। उनकी सबकी खुराक उन्हें अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी जा रही है। तो निश्चित रूप से उनका ख्याल थोड़ा अधिक रखना पड़ता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आने वाले वक्त में क्या इस दिशा की और भी आप अग्रसर हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं। हमारा सपना है कि हम इस क्षेत्र में सबसे उच्चतम मकाम हासिल करें। आसपास के जो किसान भाई हैं जो आपसे मुलाकात करते हैं और बकरी पालन को लेकर आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, क्या उन्हें आप टिप्स देते हैं या क्या उन्हें आप सुझाव देते हैं बकरी पालन को लेकर? जी, मैं उन्हें अपने क्षमताओं के अनुसार बकरी पालन करने की सलाह देता हूँ। अमूमन जो एक राशि शुरुआती आवश्यक होती है किसी भी उद्योग के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अन्यथा बकरियों की देखरेख करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वे आसानी से पनपती है, पलती है, बढ़ती है। जिसकी जेब जैसा इजाज़त दे वैसा कृषक काम करे। मैं इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ सलाह देते वक्त। बिल्कुल, तो सलाह दे रहे हैं मनोज पटेल जी कि यदि आपको आगे बढ़ना है बकरी पालन के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सावधानियां रखनी होंगी और कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि आप एक सफल बकरी पालक बन सकते हैं। मनोज जी, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि अंततः स्वाभिमान आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा अंतिम ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने से ही संभव हो सकेगी। तो इसके लिए हर गांव को अपने अपने स्तर पे इन उद्यमों को अपनाना चाहिए और अपने गांव के नव युवाओं को वहीं पे रोजगार देने की कोशिशें होना चाहिए। बिल्कुल, तो कोशिश यही रहती है और कृषि दर्शन की भी यही कोशिश रहती है कि तमाम ऐसे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं, तमाम ऐसे विषय हैं जिनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और अंत में अब नज़र डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों को मिलेगा फसल बीमा से सुरक्षा कवच। मध्य प्रदेश में अब तक 77 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी। एमएसपी 7,275 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी मूंग खरीदी। इल्ली से बचाएं सोयाबीन और उद्यानिकी में अपनाएं वैज्ञानिक तरीका। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। किसानों को मिलेगा फसल बीमा से सुरक्षा कवच। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से चर्चा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पुनः जुड़ने का निर्णय लिया है। श्री तोमर ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा रूपी सुरक्षा कवच मिलेगा। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के सुझाव के अनुसार PMFBY को सरल व सुविधाजनक बनाया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसानों की स्थिति सुधारते हुए उन्हें समृद्ध बनाने और कृषि को उन्नत खेती के रूप में बदलने के लिए निरंतर काम कर रही है। बैठक में श्री रेड्डी ने राज्य में PMFBY को फिर से लागू करने को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को PMFBY से जोड़ना तय किया है। आंध्र प्रदेश ने खरीफ 2022 सीजन से PMFBY को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश समेत देश भर के किसानों को उनकी आय आजीविका सुरक्षित करके सशक्त बनाने के लिए एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में अब तक 77 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी। मध्य प्रदेश में खरीफ बुआई तेज गति से चल रही है।
अब तक लगभग 77.30 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुआई 77.89 लाख हेक्टेयर में हुई थी। अब तक प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी लक्ष्य के विरुद्ध 78.6% कर ली गई है। वहीं धान की बुआई कुछ पीछे चल रही है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 147.72 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 77.30 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 40.65 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि 51.72 लाख हेक्टेयर इसका लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 7.01 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 34.71 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 10.62 लाख हेक्टेयर, तुअर 1.92 लाख हेक्टेयर, उड़द 7.98 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 1.89 लाख हेक्टेयर एवं कपास 4.76 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। इस प्रकार राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 56.15 लाख हेक्टेयर, लक्ष्य के विरुद्ध 18.84 लाख हेक्टेयर में, तिलहनी फसलें 63.50 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 43.17 लाख हेक्टेयर में एवं दलहनी फसलें 22.05 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 10.53 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। एमएसपी 7,275 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी मूंग खरीदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा की है। मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्य से काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला लिया गया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और उनकी मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रही है। और किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं कि सोयाबीन की फसल को इल्ली से कैसे बचाएं। सोयाबीन में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है। कई बार मौसम की मार से इल्लियों का प्रकोप भी घातक होता है। सोयाबीन फसल के जीवन काल में फसल की बढ़वार के लिए प्रारंभिक 30 से 40 दिनों की अवधि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन के लिए लगने वाली ऊर्जा का संकलन भी पौधे इसी अवधि में करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में फसल को मिलें। सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्विज़ालोफॉप इथाइल 5%, फिनोक्सीप्रॉप इथाइल अथवा इमाजेथाइपर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव करें। ध्यान रखें, रसायनों के छिड़काव के समय मिट्टी में नमी उपलब्ध होना चाहिए। लगातार बादल बारिश का मौसम रहने के कारण सोयाबीन की फसल में कीट प्रकोप की संभावना भी बढ़ जाती है। सोयाबीन की फसल में नीलभृंग, तना मक्खी, गर्डल बीटल एवं हरा सेमीलूपर का प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए मिथोमिल 40% SP 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें, प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीट व्याधि नियंत्रण ज्यादा आसान होता है। उद्यानिकी में अपनाएं वैज्ञानिक तरीका। उद्यानिकी फसलें लेने वाले किसान भाई फसलों का निरीक्षण करें और जिन्होंने सब्जियां लगाई हैं वे खेत में पानी भराव की स्थिति बिल्कुल न बनने दें। इसके लिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही ज़रूरत के मुताबिक सब्जी फसलों में निदाई गुड़ाई करें। रस चूसक कीटों जैसे माहो इत्यादि के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक 5 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर एवं फल तथा तना छेदक इल्लियों के नियंत्रण के लिए मिथोमिल 40% SP 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।